नमस्कार मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी एक हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, हर किसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। अगर आप हिंदी पर अच्छी कमांड रखते हैं तो निश्चित ही आपको एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने में आपको आसानी मिलती है। इसलिए मैं आप लोगों की हिंदी व्याकरण से संबंधित जितनी भी हेल्प हो सकेगी, मैं आपके लिए सच्चे दिल से आपके लिए करूँगा। चलिए, मैं सत्यप्रकाश, अब मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित आज पहला टॉपिक स्टार्ट से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। जैसे वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तथा अगर भाषा की बात करें तब वो सबसे बड़ी इकाई होती है। वहीं अगर परिभाषा की अगर हम बात करें, वर्ण भाषा की सबसे छोटी व अविभाज्य इकाई है। मतलब कहने का तात्पर्य है, वर्ण से छोटी कोई भी इकाई नहीं होती है, इससे छोटी कोई भी इकाई नहीं होती है। जैसे अगर हम भाषा पर अगर हम जाएं तो भाषा क्या है। राम घर जाता है, वह घर जाकर खाना खाएगा। इसमें अगर हम वाक्य की बात करें तो राम घर जाता है। राम शब्द क्या है इसमें, राम। पर्टिकुलर राम शब्द की हम बात करें तो राम क्या है। राम दो शब्दों से मिलकर बनता है, रा प्लस मा। रा प्लस मा। रा जो क्या है, रा की अगर हम बात करते हैं तो आधा रा और आ दो शब्दों से मिलकर बनता है रा। ऐसे ही माँ जो है, माँ और आ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आप इन शब्दों को इससे कम में अब आप विभाज्य नहीं कर सकते। पता है, यही वर्ण कहलाते हैं। क्योंकि हम बोलचाल की लिखने की भाषा में हम माँ को ऐसे लिखते हैं, क्योंकि माँ को हम लिखनी, यही आज के चलन में माँ रहता है। अगर हम ऐसे लिखेंगे माँ प्लस आ तो हमको बहुत ही असुविधा होगी लिखने में। पता लगा कि आपको कोई भी वाक्य बना रहे हैं तो लिखते लिखते आपको बहुत टाइम निकल जाएगा, आपका एग्ज़ाम पूरा निकल ही जाएगा। इसलिए इसको इस तरीक़ा से लिख दिया जाता है। कहने का तात्पर्य आप ये समझिए कि सब वर्ण जो है सबसे छोटी ही इकाई होती है, आप इसको इससे छोटा तोड़ नहीं सकते। चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम वर्ण की विशेषता की हम बात करें, वर्ण की क्या है। वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं, वर्ण क्या है। वर्ण को लिपि चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारी जो लिपियाँ हमारे यहाँ प्रचलन में हैं। अगर हिंदी की पर्टिकुलर बात करें तो उसकी देवनागरी लिपि पाई जाती है। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी, इसलिए कहते हैं कि ये लिपि चिन्ह भी इनको कहा जाता है वर्ण को। अब वर्णमाला की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो वर्णमाला जो है महर्षि पाणिनि को जनक कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें, स्वर क्या है। स्वर स्वर वह वर्ण होते हैं जो उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती है, जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या 11 होती है। चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि आपने देखा है 11 जो स्वर जो होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे स्वर पाए जाते हैं। 11 स्वर पाए जाते हैं। अगर हम 11 स्वरों की अगर हम मात्राओं की बात करें, 11 स्वरों की 10 मात्राएं पाई जाती हैं। क्योंकि आप देखते हैं आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसीलिए 10 मात्राएं पाई जाती हैं। जनरली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वरों की कितनी मात्राएं पाई जाती हैं, तो आपको वहाँ आंसर देना होगा 10 आपकी मात्राएं पाई जाती हैं। 10 मात्राओं में आपके बड़ा आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपका रिर, आई, बड़ा आई, ओ, औ। तो
आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ आपको। चलते हैं आप स्वरों की, अगर हम विभाजन की हम बात करें, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से, जीवा की उच्चारण की दृष्टि से। ये हमारे 3 प्रकार में इनको बांटा गया है। अगर उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम, तो ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। उत्पत्ति निर्माण की दृष्टि से अगर हम पहले टप्स की हम बात करें, मूल स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो सबसे पहले बने और अन्य स्वर जिनसे मिलकर बने उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ध्यान से समझिए, वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा अन्य स्वर जिनसे मिलकर बने उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इसमें आ, ई, उ, ऋ, ये 4 ही मूलतः हिंदी में 4 मूल स्वर पाए जाते हैं। आपको क्वेश्चन होता देखने को मिलता है किसी भी एग्जाम में कि हिंदी में मूलतः मूल स्वर कितने पाए जाते हैं, तो आपको लेना हो 4 मूल स्वर पाए जाते हैं, आ, ई, उ, ऋ। अगर हम दीर्घ स्वर की हम बात करें, नेक्स्ट टाइप जो बी में, किसी मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर जो नया स्वर बनता है उससे दीर्घ स्वर कहते हैं। किसी मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर, आपको ध्यान देने वाला 2 बार जोड़ने पर। तो जैसे कि समझिए आप, अगर आ और आ मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ बन जाता है। ऐसे ई और ई मिलकर क्या बन जाता है? बड़ी ई बन जाता है। उ और उ बनकर बड़ा उ बन जाता है। ऐसे रे बनकर रे बन जाता है। मतलब मूल स्वर 2 बार जोड़ने पर जो नया स्वर बनता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप जो हमारा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब 2 अलग अलग स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण करते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे संयुक्त स्वर हम कौन कौन से? ए पाया जाता है, ऐ, ओ, औ, 4 ये मूलतः ये संयुक्त स्वर होते हैं। अगर संयुक्त स्वर की हम बात करें, एक कैसे बनता है? जब आ और आ के बाद ई और ई आता है तो उससे ए आई हो जाता है, ए हो जाता है। ऐसी आ के बाद अगर ए और ए आता है तो उससे आई हो जाता है। ऐसे औ के लिए आ और आ के बाद अगर ऊ और ऊ आता है तो हमारा ओ हो जाता है। वहीं और आ के बाद ओ और ओ आता है तो हमारा औ हो जाता है। जनरली आपको बस यही 4 संयुक्त स्वर होते हैं, आपको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगर मात्रा के आधार पर स्वर की भेद की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ऋ, इनमें एक मात्रा का समय लग रहा है ना, सिर्फ कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको हर्ष स्वर कहते हैं। भाई अगर दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो हर्ष से बड़ा, एक मात्रा बड़ा, 2 मात्रा बड़ा, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष स्वर से दोनों समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। हमेशा याद रखिए, ऐसे आगे नोट क्या है इसमें, नोट आपको देखने को मिलेगा कि ए और ऐ और ओ और ओ इनका कभी भी हर्ष रूप नहीं होता है। ये अपने आप में सिर्फ दीर्घ स्वर ही मिलते हैं। जनरली क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में आपसे, कि ए और ए ये या ओ और ओ औ इसके बारे में पूछा जाता है कि किस प्रकार के स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, हर्ष स्वर हैं। तो आप अगर इनको याद किए होंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। दीर्घ स्वर के अंतर्गत इनका कभी भी हर्ष स्वर नहीं होता है। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो प्लस स्वर। प्लस स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लस स्वर कहते हैं। जिनके पीछे ओम लगा होता है उसे प्लस स्वर कहते हैं। ओम जो है ओनली इसका एकमात्र उदाहरण है। अगर नोट की हम बात करें, हर्ष स्वर को छोड़कर सभी स्वर प्लस हो सकते हैं। हर्ष स्वर को छोड़कर ऐसे आ, ई, उ और ऋ, बाकी जो 8 ही बचते हैं इनका सबका प्लुत हो सकता है।
ये आपको ध्यान दो ना कि ज़रूरत है यहाँ पर आपको। वहीं अगर नेक्स्ट हम बात करें जीवा के आधार स्थिति के आधार पर, तो ये भी 3 टाइप के होते हैं, पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर। पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर आपको कैसे याद रखना है? जैसे हमारे ये मुख्य स्थिति है, इसके पीछे का जो भाग है हमारा यहाँ पर, उसको हम पश्च स्वर कहेंगे। आप थोड़ा ऐसे समझिए और आपको थोड़ा अच्छे से विजिट करते हैं हम आपको। ये आपका पश्च स्वर हो, पश्च भाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया, ये आपका अग्रभाग हो गया। अगर पश्च भाग की बात करें, बड़ा आ, ऊ, ओ और औ, ये आपके पश्च भाग में होंगे। मध्य में सिर्फ एक ही आपका स्वर होता है आ, छोटा आ। बाकी जो बचा ई, ऐ और रेर, ये आपके अग्रभाग से मुख से बोले जाते हैं, इसलिए उनको हम अग्र स्वर कहते हैं। ये तो इसीलिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक भी हमने आपको यहाँ समझाने से प्रयास किया है। इससे अगर आप कभी एग्जाम में आए तो उसको भूलेंगे नहीं। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ें बीचे बीचे। आ को छोड़ें बीचे बीचे मतलब आ आपको बीच बीच में छोड़ना है। बाकी बाकी का आपका ये जो है आओ और ऊ, ये कहा जाता है आ, ओ और ऊ, ये आपके पीछे पीछे यानी पश्च भाग में हो जाते हैं। और आ को छोड़े बीचे बीचे, तो ये आपका बीच भाग में हो जाता है जैसे कि यहाँ पर। और बाकी जो बचता है आपका ई, ए रे, ये तो बस आपका अग्रस्वर हो जाता है। तो आज हमने स्वरों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया। मैं समझता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और आज निश्चित ही आपको ये फ़ायदेमंद साबित होगा। और चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बस आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को जितना जितना हो सके इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।